स्वागत है। आज हम जून 2025 के कुछ ज़रूरी कानूनी घटनाक्रमों और अदालती फैसलों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि ये जो थोड़े मुश्किल कानूनी मामले हैं इन्हें आसान बनाया जाए और ये समझें कि इनका असल मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर लेते हैं। 16 साल काफ़ी लंबा इंतज़ार रहा। 16 साल बाद 2027 में भारत में जनगणना होने वाली है। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, ये देश के आने वाली योजनाओं और नीतियों के लिए एक तरह से बुनियाद है। हाँ बिल्कुल। और देखिए ये जनगणना ना दो वजहों से बहुत खास होने वाली है। अच्छा, कैसे? एक तो ये पूरी तरह से डिजिटल होगी, मतलब लोग खुद ही ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी भर सकेंगे। हाँ, ये तो सुना था। काफी मॉडर्न अप्रोच है जी। और दूसरी बात जो शायद ज्यादा बड़ी है कि लगभग 100 साल बाद, मेरा मतलब है 1931 के बाद, पहली बार जाति के आधार पर जनगणना हो रही है। ओ, जातिगत जनगणना। हाँ, इस पे काफी चर्चा भी चल रही है। ये इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? मतलब अब तक तो इसके बिना काम चल ही रहा था। तब का देखिए, अब तक क्या था, खासकर जब ओबीसी आरक्षण की बात आती थी तो वो काफी हद तक अनुमानों पर आधारित था, मतलब पक्का डेटा नहीं था। हाँ, वो मंडल कमीशन वाले पुराने आंकड़े शायद। एग्जैक्टली। अब इस जनगणना से बिल्कुल सटीक आंकड़े मिलेंगे। हाँ। तो जो नीतियां बनेंगी वो डेटा पर आधारित होंगी और इसके असर कई हो सकते हैं, जैसे आरक्षण के लिए नए दावे सामने आ सकते हैं। अच्छा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा तय की है आरक्षण पर, उस पर भी फिर से बहस शुरू हो सकती है। और हाँ, इंदिरा साहनी केस में जो क्रीमी लेयर की बात हुई थी ओबीसी में, उनको पहचानने में भी शायद ज्यादा मदद मिलेगी। समझ गई, डेटा से काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, और जनगणना के बाद ही आता है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। इसका जनगणना से क्या सीधा लिंक है? हाँ, सीधा लिंक है। जनगणना से जो जनसंख्या के ताजा आंकड़े मिलते हैं ना, हाँ, उन्हीं के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की जो बाउंड्रीज हैं वो फिर से तय की जाती हैं, ताकि हर वोट की वैल्यू बराबर हो, है ना? बिल्कुल सही। मकसद यही है कि हर वोट का वजन लगभग बराबर रहे। तो अगर किसी राज्य की आबादी बढ़ी है तो वहां सीटें बढ़ सकती हैं, और अगर कहीं घटी है तो कम भी हो सकती हैं। और ये करता कौन है? इसके लिए एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, और उसका फैसला आखिरी माना जाता है। उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने सुना है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्य इससे बहुत खुश नहीं है। उन्हें क्या दिक्कत है? हाँ, उनकी एक चिंता है। उनका तर्क ये है कि भाई, हमने 1971 के बाद परिवार नियोजन को बहुत सीरियसली लिया, उसे लागू किया और अपनी आबादी को कंट्रोल में रखा। हाँ, ये तो सच है। तो अब अगर सिर्फ आबादी के आधार पर सीटें तय हुई तो उत्तर भारत के राज्य जिनकी आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है उनको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, और ज्यादा राजनीतिक पावर भी। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि ये उनके प्रयासों के एक तरह से खिलाफ है, और इससे देश में एक पॉलिटिकल इम्बैलेंस, मतलब राजनीतिक असंतुलन बढ़ सकता है। ये उनका डर है। ये तो सोचने वाली बात है। खैर, चलिए अब अदालतों की तरफ चलते हैं। एक केस है महनूर फातिमा का, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। इसमें क्या खास था? हाँ, ये महनूर फातिमा वाला केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, और इसमें कोर्ट ने एक जो कानून पहले से है उसी को दोहराया है। हुआ ये था कि 1982 में एक प्रॉपर्टी बेची गई। मान लीजिए ए ने बी को बेची, ठीक है, लेकिन जो बिक्री का एग्रीमेंट था वो रजिस्टर नहीं करवाया गया। अब हमारा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो कहता है कि अगर अचल संपत्ति है तो बिना रजिस्ट्रेशन के मालिकाना हक ट्रांसफर ही नहीं होता। अच्छा, तो मतलब पहली डील ही कानूनी तौर पर पक्की नहीं हुई फिर? हाँ, यहीं पर पेच फंसा। बी ने, जिसके पास लीगल टाइटल आया ही नहीं था, उसने बाद में वो प्रॉपर्टी एक बिल्डर को बेच दी, और इस बार बिक्री रजिस्टर करवा ली। और फिर उस बिल्डर ने आगे वो प्रॉपर्टी महनूर फातिमा को बेच दी, और ये बिक्री भी रजिस्टर हो गई। तो मतलब बाद की दोनों बिक्रियां रजिस्टर्ड थीं, लेकिन पहली नहीं थी? जी हाँ। तो सवाल यही था कि क्या बाद के रजिस्ट्रेशन से पहली वाली कमी पूरी हो गई? हाँ, क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर शुरू का टाइटल ही गड़बड़ है, मतलब पहली बिक्री ही लीगल नहीं थी रजिस्ट्रेशन के बिना, हाँ, तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी के जितने भी सौदे हुए, चाहे वो रजिस्टर भी हुए हों, वो सब अवैध हैं, गैर कानूनी। बाप रे। मतलब मालिकाना हक के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है, सबसे पहले ये जरूरी है कि बेचने वाले के पास वैध टाइटल हो। ये प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बहुत बहुत जरूरी सबक है। बिल्कुल, बहुत ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक और केस है, अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य। ये नार्को टेस्ट वाला मामला है। हाँ, नार्को टेस्ट का, लेकिन इसमें बात थोड़ी अलग थी। क्या? इसमें अभियुक्त यानी जिस पर आरोप था, हाँ, वो खुद ही अपना नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर रहा था। अच्छा,
खुद से? हाँ ये तो अजीब है, आमतौर पर तो लोग बचना चाहते हैं। हाँ, यही इस केस का मेन पॉइंट था। देखिए, एक पुराना केस है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 का। हाँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जबरदस्ती किसी का नार्को टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ। और अनुच्छेद 20/3 जो कहता है कि किसी को खुद के खिलाफ गवाह बनने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, उसका उल्लंघन है। हाँ, ये तो बेसिक राइट्स है। बिल्कुल। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर कोई अपनी मर्जी से वॉलंटरली टेस्ट करवाना चाहे, हाँ। तो कुछ शर्तों के साथ हो सकता है। तो अमलेश कुमार केस में क्या हुआ? कोर्ट ने इजाजत दी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ट्रायल के दौरान जब सबूत पेश करने का स्टेज आता है, हाँ। तब अभियुक्त अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नार्को टेस्ट करवाने की रिक्वेस्ट कर सकता है। रिक्वेस्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन ये उसका कोई एब्सोल्यूट राइट मतलब पूर्ण अधिकार नहीं है। कोर्ट देखेगा मामले के फैक्ट्स और हालात क्या हैं और फिर तय करेगा कि इजाजत देनी है या नहीं। तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पर मंजूरी कोर्ट पर निर्भर है। समझ गई। अच्छा, आजकल एक और चीज बहुत सुनने में आ रही है, पर्सनालिटी राइट्स। और ये AI डीप फेक वगैरह, सदगुरु वाला मामला इसी से जुड़ा था ना? जी हाँ, बिल्कुल। पर्सनालिटी राइट्स का मतलब है कि किसी व्यक्ति की जो खास पहचान है, जैसे उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसका स्टाइल, बोलने का तरीका, उसका कोई और बिना इजाजत कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकता। सदगुरु के केस में यही हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI का इस्तेमाल करके उनकी आवाज और शक्ल का इस्तेमाल किया गया और ऐसे वीडियो बनाए गए जिनमें कुछ भ्रामक बातें थी, जिनका मकसद कहीं ना कहीं कमर्शियली लग रहा था। तो कोर्ट ने क्या किया? भारत में इसके लिए कोई अलग से कानून तो है नहीं शायद? सही कहा आपने, कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है अभी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सदगुरु के पर्सनालिटी राइट्स को माना। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि उनके राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार, जो अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, के तहत आता है और टॉर्ट लॉ के तहत भी प्रोटेक्शन मिलती है। टॉर्ट लॉ वो क्या है? वो सिविल रॉन्ग्स मतलब नागरिक गलतियों से जुड़ा कानून है। तो कोर्ट ने उन वेबसाइट्स और चैनलों को ऑर्डर दिया कि वो जो AI से बनी गलत जानकारी वाली सामग्री है उसे हटाएं। ये दिखाता है कि कानून कैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिला रहा है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। अच्छा, अब थोड़ा जल्दी से ईरान इजराइल संघर्ष और एयर क्रैश कानून पर भी बात कर लेते हैं। ईरान इजराइल में क्या चल रहा है? देखिए, इनके बीच तनाव तो बहुत पुराना है, खासकर 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से। ईरान जो है वो इजराइल को एक देश की तरह मान्यता ही नहीं देता। हाँ। और वो इजराइल के विरोधी गुटों जैसे गाजा में हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, उनका समर्थन करता है। तो इजराइल इन प्रॉक्सी गुटों पर हमले करता रहता है। प्रॉक्सी मतलब जो किसी और के लिए लड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल। और स्रोत में इजराइल के एक ऑपरेशन राइजिंग लाइन का भी जिक्र था, जिसमें कहा गया कि ईरान के परमाणु और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो ये एक काफी उलझा हुआ जियोपॉलिटिकल मुद्दा है। और हवाई जहाज दुर्घटनाओं के मुआवजे का क्या सीन है? उसके लिए क्या कानून है? हवाई दुर्घटनाओं के लिए अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन लागू होता है, और अगर डोमेस्टिक यानी घरेलू उड़ान है तो भारत का अपना कैरेज बाय एयर एक्ट है। और ये कानून क्या कहते हैं? ये दोनों कानून एक सिद्धांत पर काम करते हैं, जिसे कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब कठोर दायित्व। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री को चोट लग जाती है या दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो एयरलाइन मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है, चाहे एयरलाइन की गलती हो या न हो। हाँ, चाहे गलती साबित हो या ना हो, ये पैसेंजर सेफ्टी को बहुत ऊपर रखता है। और इसमें मुआवजे की एक तय रकम होती है जो देनी पड़ती है। कितनी रकम? मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत ये करीब 1,85,00,000 रुपए है, और जो भारत का एक्ट है उसके तहत करीब 1,32,00,000 रुपया। अच्छा, ये तय है मतलब? जी हाँ, ये स्टैंडर्ड है। तो आज हमने काफी चीजों पर बात की। जनगणना और परिसीमन के जो बड़े बदलाव आ रहे हैं, प्रॉपर्टी कानून की एक अहम बारीकी, नार्को टेस्ट पर कोर्ट का क्या कहना है, और हाँ, AI के इस दौर में पर्सनालिटी राइट्स जैसी जो नई चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और ये सारी बातें यही दिखाती हैं कि कानून कोई ऐसी चीज नहीं जो एक जगह रुक गई है। वो समाज के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। सेका और जाते जाते हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब AI किसी की आवाज या अंदाज की इतनी हूबहू नकल कर सकता है, तो फिर सोचिए अगर कोई कॉमेडियन या मिमिक्री आर्टिस्ट मनोरंजन के लिए किसी की नकल करता है, तो क्या वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है या उससे भी पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन माना जा सकता है? कहाँ है वो लाइन? इस पे जरूर सोचेगा।